बुक सोल एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। हम आपसे बातचीत कर रहे थे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। उसकी अगली कड़ी में हम आपसे बात करेंगे मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण। आपको हम ध्यान दिला दें, इसके पहले मैंने सिविल वार के बारे में बात किया था। रूस में जो 1818 से 1820 तक सिविल वार हुआ, और उस सिविल वार के बाद की घटना है समाजवादी समाज का निर्माण। आइए थोड़ा सा आप सिविल वार को समझ लें ताकि बात आपके समझ में और अच्छी तरह से आए। बोल्शेविक ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया था। ऐसी स्थिति में जो उनके सेना में काम कर रहे थे सैनिक, उन लोगों ने भी सोचा कि गांव जा करके और जमीन में अपना हिस्सा ले सकें। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, जो लिबरल्स थे और जो निरंकुश तंत्र के समर्थक थे, इन लोगों ने बोल्शेविकों के इस तरह की गतिविधियों की आलोचना की। ऐसी स्थिति में देयर लीडर्स, यानी नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी के जो नेता थे, वो सब इकट्ठा हुए और वो अपनी आमद साउथ रूस की ओर ले गए। वहां उन्होंने अपनी एक सेना का गठन कर लिया। क्यों गठन कर लिया? क्योंकि अब उनका इरादा हुआ कि वो बोल्शेविकों से युद्ध करेंगे। यानी बोल्शेविकों के बीच और इनके बीच युद्ध छिड़ने की बात अब हो ही रही थी, परिस्थिति बन ही रही थी। ड्यूरिंग 1918 and 1999, socialist revolutionaries and pro-Tsarist controlled the most of Russian empire। यानी जो समाजवादी क्रांतिकारी थे, जो प्रो-जारिस्ट थे, इन लोगों ने लगभग समूचे रूस के साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। तो दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। यानी इनकी सहायता कौन कर रहे थे बोल्शेविकों के विरुद्ध? है फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान की सेनाएं मदद कर रही थी। किनकी मदद कर रही थी? नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी। तो निश्चित तौर पर इनका संबल बढ़ा। और क्यों ऐसा कर रहे थे? क्या वजह थी कि विदेशी इस तरह के कृत्य कर रहे थे और बोल्शेविकों के विरुद्ध जा रहे थे? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि फ्रांस को सबसे ज़्यादा भय था, अमेरिका को भी भय था, ग्रेट ब्रिटेन को भय था, जापान को भय था कि कहीं समाजवाद उनके यहाँ भी न फैल जाए। यानी समाजवादी विचारधारा से वो डर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनके यहाँ भी इस तरह की विचारधारा ना आ जाए। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने बोल्शेविकों के विरुद्ध उन लोगों का साथ दिया जो बोल्शेविक क्रांति के पक्ष में थे ही नहीं, बोल्शेविक विचारधारा के पक्ष में थे ही नहीं। ऐसी स्थिति में जबरदस्त गृह युद्ध हुआ। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट सिविल वार, ऐसी स्थिति में गृह युद्ध हो गया। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार,
डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। ये सब हम आपको बता चुके हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1920 आते आते बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। यानी 1920 में बोल्शेविकों की शक्ति में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे उन लोगों ने पूरे रशियन साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इनकी सहायता करने वाले कौन थे? ध्यान रहे, इनकी सहायता करने वाले थे नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जदीदी। ये इनकी सहायता कर रहे थे और इनको कुल मिलाकर के इसमें सफलता हासिल हुई। और गृह युद्ध के हालांकि कई नुकसानदेह परिणाम निकले, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी पैदा हुई, जो स्थानीय लोग थे और इनके यहाँ घूमंतुवाद है, यानी लोग एक स्थान से लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू अर्न देयर लिविंग। अपने जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग आते जाते थे, लेकिन बोल्शेविक सरकार ने उन पर रोक लगा दी, पाबंदियां लगा दी, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की गतिविधियां रोकी जाए। आइए हम आगे देखते हैं किस तरह से रूस में समाजवादी समाज का अब निर्माण चालू हो गया। ड्यूरिंग द सिविल वार, अभी जिसका जिक्र हमने किया, इसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, 1818 से 1820 तक द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। बोल्शेविकों ने उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी अब उद्योग धंधे और बैंक अब वो राष्ट्र की संपत्ति माने गए और उनके निर्देशानुसार ही उन्हें काम करना होगा। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। और उन किसानों को भी भूमि पर, जिनका सामाजिकरण हो चुका था, उन भूमि पर खेती करने का भी अधिकार दे दिया। ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस तरह से केंद्रीकृत योजना यहाँ लागू की गई, प्रस्तावित की गई। दे मेड द 5 ईयर प्लान्स, और उन्होंने पंचवर्षीय योजना भी लागू की। और पंचवर्षीय योजना जो थी, आपको मालूम होना चाहिए, 1927 से 32 तक पहली पंचवर्षीय योजना और 1933 से 1938 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो दे मेड द 5 ईयर प्लान्स। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू प्लान्स। जो दो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक प्रगति के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कीमतें भी सुनिश्चित कर दी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और केंद्रीकृत योजना की वजह से आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। और ऐसी स्थिति में जो औद्योगिक उत्पादन था ये बढ़ गया। और कहा जाता है 1929 से 1933 के बीच 100% औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, और खासकर तेल के मामले में, कोयला के मामले में और स्टील के मामले में। और इसका फल क्या हुआ? न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। कई औद्योगिक शहर बन गए। हाउएवर कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आरंभ हुए, बड़ी तेजी के साथ निर्माण कार्य आरंभ हुए, और ये निर्माण कार्यों के तेजी से आरंभ होने की वजह से स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हुई। थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई कि मजदूरों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। बहुत सारे उनको ज़्यादा समय तक काम भी करने पड़े। तो ये भी एक परेशानी का कारण बना।
हालांकि बड़ी तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क भी हुए और बीच-बीच में कई बार तो काम को रोकना भी पड़ता था। ऐसी स्थिति में मजदूरों की स्थिति कई बार दयनीय भी हो जाती थी। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था भी विकसित की गई ताकि लोग काफ़ी संख्या में पढ़ लिख सकें। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स। और जो मजदूर थे उनके लिए मॉडल क्वार्टर्स बनाए जाने चालू हो गए और ताकि मजदूरों को भी असुविधा ना हो। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिनवाद और सामूहिकरण, इसको समझेंगे। 1927-28 के आसपास, अब इस समय स्टालिन आ चुके हैं, तो रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। औद्योगिक उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हुआ। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। सरकार ने ऐसी स्थिति में फिक्स कर दिया कि कितने कीमत पर कौन सी वस्तु को बेचना है। इससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो सरकार ने तो ये कदम उठाए, लेकिन किसान इससे सहमत नहीं थे। ऐसी स्थिति में स्टालिन ने कई कड़े कदम उठाए। ये जो समस्या पैदा हुई, इसके लिए उन्होंने कई कड़े कदम उठा दिए। इसका फल ये हुआ कि किसानों ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई और सरकार ने किसानों से जबरन अनाज भी खरीद लिया। कुलकों कुलकों का मतलब है संपन्न किसानों से। कुछ किसान संपन्न थे, उनको कुलक कहा जाता था। तो कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे गए। जो संपन्न किसान थे, जिन्होंने अनाज को स्टॉक कर लिया था, ऐसी स्थिति में सरकार ने उनके ठिकानों पर भी छापे मारे। इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही। आइए देखते हैं। तो स्टालिन ने इसकी भरपाई के लिए एक सामूहिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। 1929 से सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दे दिया गया। 1929 में सरकार ने एक आदेश निकाला कि सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करेंगे और जो सामूहिक खेत हुआ करते थे, उनको कोल खोज कहा जाता था। कोल खोज, सामूहिक खेतों को। कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिए जाने की बात कही गई थी। यानी कोल खोज में जितने किसान काम करेंगे, उनको वस्तुएं बांट दी जाएंगी, बंटवारा कर दिया जाएगा, किसानों के बीच उसका बंटवारा हो जाएगा। किसानों ने सरकार का विरोध कर दिया। यानी किसान अभी भी सामूहिकरण की इस क्रिया से नाराज थे और किसान इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने जानवरों को भी मारना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आई। यानी इस बात का प्रमाण है कि किसानों ने अपने जानवरों को मारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो सामूहिकरण की खेतों में काम करना नहीं चाह रहे थे। दूसरी तरफ यानी गवर्नमेंट, सामूहिकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। जो लोग सामूहिक खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, उनके लिए सरकार ने कठोर सजा का प्रावधान किया और यहाँ तक ऐसे कदम उठा दिए कि बहुत से लोगों को, जो काम नहीं कर रहे थे, निर्वासित कर दिया गया, डिपोर्टेड या एक्साइल्ड, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। ये बड़ी सख्ती की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही थी। तो स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर
स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी थी। यानी सामूहिक खेतों में काम करने के अलावा कुछ किसान जो है व्यक्तिगत तौर पर भी अपने खेतों में खेती कर सकते थे। यानी स्वतंत्र किसान की भी व्यवस्था थी, लेकिन वो बहुत सीमित स्तर पर थी, बहुत लिमिटेड एरिया में थी। लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। यानी सरकार द्वारा उन किसानों को किसी तरह से कोई रियायत नहीं दी जाती थी, कोई मदद नहीं दी जाती थी, लेकिन सामूहिक खेतों में काम करने वालों को रियायत दी जा रही थी। तो सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, यानी प्रोडक्शन जो मूल मकसद था वो इंक्रीज नहीं हो पाया। तो 1930 और 33 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। संयोग है, दुर्भाग्य से अकाल पड़ गया, और इस अकाल का इतना खराब प्रभाव पड़ा कि 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। आइए अब देखें द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। यानी जो रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या रहा। यानी विश्व स्तर पर रूस में उसका क्या प्रभाव पड़ा, आपने अभी जाना क्या स्थिति हुई, और यह भी आप जानेंगे कि किस तरह से वैश्विक लेवल पर, विश्व स्तर पर रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, जिस तरह से शासन चला, आपने देखा गृह युद्ध के माध्यम से बोल्शेविकों ने रूस की सत्ता पर कब्जा किया था, और आपने देखा कि किस तरह से सामूहिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। तो इसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। यानी यूरोप के अन्य देशों से संबंधित जो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, उनको ये बात रास नहीं आ रही थी कि रूस में ठीक चल रहा है और उनके यहाँ भी समाजवादी पार्टी इसी तरह से रहे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उभर करके भी आई, जो मेहनत कश होते थे, यानी उनके मन में ये बड़ी अच्छी भावना आई कि अब वो एक हो करके और इस तरह से राज्य में तब्दीली ला सकते हैं। यानी यूरोप के अन्य देशों में जो मजदूर थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनके अंदर इस क्रांति ने एक संदेश दिया, मैसेज दिया कि जो आपके विरुद्ध जो शोषण हो रहा है, आप एक हो करके और नई तब्दीली कर सकते हैं, जिसका उदाहरण रूस की क्रांति है। बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। यानी ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ही हो गया। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको मालूम है कि औपनिवेशी व्यवस्था चल रही थी, यानी यूरोप के कई देश एशिया और अफ्रीका में अपने कई उपनिवेश बनाए थे और उपनिवेश की जनता का शोषण कर रहे थे। तो उपनिवेशों की जनता को एक ऐसा रास्ता नज़र आया, जो उन्होंने एक उदाहरण देखा कि किस तरह से रूस में क्रांति हुई, तो उनके मन में भी भाव आने लगा कि हम भी शोषण के विरुद्ध, इनके विरुद्ध क्रांति करके इनको यहाँ से भगा सकते हैं और हम अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। तो द बोल्शेविक encouraged colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of Peoples of the East and Bolshevik founded Comintern। कॉमिंटर्न ये कम्युनिस्टों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और लोग, यानी रूस के बाहर के लोग भी, यूएसएसआर के बाहर के लोग भी अब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। बहुत से लोग रूस जा कर के
रूस का मतलब यहाँ यूएसएसआर से है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। वहाँ जाकर के इन लोगों ने एजुकेशन भी हासिल करनी प्रारंभ कर दी। तो some received education in USSR's Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face. तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हो गया, उसके बाद जो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी दृष्टि जो रूस में फैली और उसके फलस्वरूप एक क्रांति हुई और एक नई सरकार का गठन हुआ, तो ये सरकार का जो एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है वहाँ भी दिखाई पड़ने लगा और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर भी सोशलिज्म अब दिखने लगा। लोग इसको समझने लगे क्योंकि 1945 के विश्व युद्ध के बाद लोगों ने इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो क्रांति हुई, उस क्रांति के फलस्वरूप ग्लोबल दुनिया पर सोशलिज्म की विचारधारा अब दिखाई देने लगी। लोग इस पर मंथन करने लगे, चिंतन करने लगे। ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। आपको मैंने बताया था कि रूस औद्योगिक दृष्टि से पिछला हुआ देश था। यहाँ बहुत ही कम उद्योग धंधे थे। यानी इसके बावजूद भी रूस एक क्रांति के बाद रूस किस तरह से एक महान शक्ति के रूप में उभरा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस क्रांति के पश्चात एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर गया। Its industries and agriculture had developed, the poor were being fed. यानी उद्योग धंधे और कृषि काफी विकसित हुए और अब गरीबों को भोजन मुहैया होने लगा। But it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its developmental project through repressive policies. लेकिन इस दौरान वहाँ के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को उनकी कुछ स्वतंत्रताएं छीनी भी गई हैं। लेकिन विकास परियोजनाओं को जो उन्होंने दमनकारी तरीके से लागू किया, यानी जो उन्होंने विकास परियोजनाएं हाथ में ली और जो उससे दमनकारी नीतियां अपनाई, उससे बहुत से लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत से लोगों की स्वतंत्रताएं भी छीनी गई। By the end of the 20th century, international reputation of the USSR as a socialist country had declined, through it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. ध्यान दीजिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लगभग 1990 के दशक में आप ये देखेंगे कि जो यूएसएसआर की अंतरराष्ट्रीय जो ख्याति थी और ये समाजवादी देश के रूप में जो विख्यात था, अब धीरे धीरे उसकी शक्ति घटने लगी। यानी जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अब फेल होने लगा। समाजवादी विचारधारा फेल होने लगी और रूस का विघटन भी हो गया। But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि एक लंबी अवधि तक समाजवादी विचारधारा छाई रही और लेकिन अब 1990 के दशक के आसपास अब प्रत्येक कंट्री ने सोशलिज्म के बारे में फिर से मंथन करना चालू किया। सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया जाना आरंभ हो गया।
कि ये समाजवादी विचारधारा आगे कैसे लागू की जा सकती है, और क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया और समाजवादी कॉन्सेप्ट की जो मूल बात थी वो अब उसका पतन दिखाई देने लगा। राइटिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो जो 1917 में रूस की क्रांति हुई, 1917 में रूसी क्रांति का प्रभाव विश्व के अनेक देशों पर पड़ा, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूस की क्रांति का प्रभाव भारत में भी पड़ा, व्यापक रूप से पड़ा, और लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में लिखना भी आरंभ कर दिया। आपको ध्यान होगा 1905 में भी रूस में क्रांति हुई थी। वो भी रूस की क्रांति में जो उसने वादा किया था, तो अब ड्यूमा की मदद से, ड्यूमा की सलाह से काम करेगा, लेकिन राजा ने मना कर दिया था। भारत में भी 1905 में बाल लाल पाल उग्रवादी राजनीति वहां दिखाई दे रही है। आपको ये भी पता है कि 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ था और जापान ने रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया था, और उसके बाद फिर रूस में 1905 में क्रांति हुई थी। तो भारत में भी यह संदेश गया कि भारतवासी क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब छोटा सा देश जापान रूस जैसे विशाल देश को हरा सकता है, तो भारतीय क्यों नहीं गुलामों से, जो गुलामी की स्थिति थी उससे क्यों नहीं मुक्त हो सकते हैं, क्यों नहीं स्वतंत्र हो सकते हैं। तो बाल लाल पाल उग्रवादी, भारत में उग्रवादी राजनीति की शुरुआत भी वहीं से दिखती है। 1917 में जो क्रांति हुई, उनमें बहुत सारे भारतीय प्रभावित हुए, और रूस की क्रांति से प्रेरित होने वाली बहुत सी बातों को उन्होंने लिखा भी। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की। बहुत से लोग तो अ, रूस जा कर के और कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में अध्ययन भी किया। 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया, भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली। हमारे भारत में भी कई कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि सोवियत विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है, और उससे एक निम्न तबके की प्रगति की बात कही गई है, एक मजदूरों की प्रगति की बात कही गई है, उनकी समस्याओं के समाधान की बात है। और जो सोवियत संघ में जो उसका प्रयोग हुआ है, तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने यहाँ भी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो हमारे यहाँ वाले भी बहुत से सोवियत प्रयोग में बहुत दिलचस्पी ली, और वहाँ का दौरा भी किया। वहाँ जाकर के उन्होंने सच्चे स्वरूप को भी देखना चाहा कि असलियत क्या है। रूस जाने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू रूस गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी गए थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी है। आर्य अवस्थी ने कई किताबें लिखी 1920 और 21 के बीच में। आर्य अवस्थी ने रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स नामक पुस्तक लिखा। द रेड रेवोल्यूशन, यानी 3 पुस्तकें आर्य अवस्थी ने लिखी। एस डी विद्यालंकार, इन्होंने भी किताब लिखा। रिवर्थ ऑफ एशिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया। इतना ही नहीं, बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषा में भी रूसी क्रांति के थीम के बारे में लिखा जाना प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से आपने यह जाना कि
समाजवाद की विचारधारा यूरोप में कैसे आई, और फिर रूस में किस तरह से 2 क्रांतियाँ हुईं। 1905 में भी क्रांति हुई, और 1917 में भी जो क्रांति हुई, तो एक क्रांति जो है फरवरी में होती है और एक क्रांति अ, अक्टूबर में होती है। तो इस तरह से 2 क्रांतियों के बाद अंतिम क्रांति के माध्यम से बोल्शेविक सत्ता पर आते हैं। लेनिन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तरह से स्टालिन ने भी रूस को आगे बढ़ाने में अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को ला करके और रूस की प्रगति में एक महत्वपूर्ण इबारत लिखी। ये सब आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और रूस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ रूस में ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका प्रभाव ग्लोबल स्तर पर बढ़ा, और समाजवादी विचारधारा का फैलाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गजब का हुआ, व्यापक पैमाने पर हुआ। लोग समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। भारत भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ। यहाँ भी बहुत से लेखनकार हुए, बहुत से लोग वहाँ अध्ययन करने के लिए गए, बहुत सारी किताबें लिखी गई जिनका जिक्र कर दिया गया है। बस आज यहीं तक। थैंक यू।